सरकार अपना बजट पेश करने वाली है। बजट में सरकार का सबसे ज्यादा जोर महंगाई को कंट्रोल करने का रहेगा। तो वहीं बजट में शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में कुछ नई पहल की उम्मीद भी की जा रही है। ये दोनों क्षेत्र न केवल देश की अर्थव्यवस्था बल्कि आम नागरिक की जीवन शैली को भी प्रभावित करते हैं। तो वहीं देश भर के छात्रों, शिक्षकों और शिक्षा के क्षेत्र में कर्मचारियों को भी बड़ी उम्मीदें हैं आने वाले बजट से। हालांकि मोदी सरकार ने शिक्षा, रोजगार और कौशल विकास के लिए पिछले सालों में लगातार बजट बढ़ाया है। 2024 में इस क्षेत्र में 1.48 लाख करोड़ रुपए आवंटित किए गए, जिसमें से सबसे अधिक 73,498 करोड़ रुपए स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग को दिए गए। देश की सेहत के लिहाज से जरूरी स्वास्थ्य क्षेत्र को मोदी सरकार पहली बार 1 लाख करोड़ रुपए आवंटित कर सकती है। इस बार के बजट में नया मुकाम हासिल करने की उम्मीद इसलिए भी है क्योंकि स्वास्थ्य क्षेत्र में 2024 में 90,659 करोड़ रुपए मिले थे। आज की चर्चा इसी मुद्दे पर कि बजट में आखिरकार क्या कुछ रहेगा। हम खास मेहमानों के साथ चर्चा की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले जान लेते हैं राजधानी दिल्ली के लोगों को बजट से उम्मीदें क्या क्या है, आम जनता की राय क्या है इस बार के बजट को लेकर के। सुनते हैं क्या कुछ चाहते हैं आम आदमी, क्या कुछ चाहती है। हमारे रसोई का बजट ना बिगड़े। कोई भी चीज महंगी होती है खाने पीने की तो बजट बिगड़ जाता है रसोई का। वो चीजें ना बिगड़े। जो ऐसी आइटम है जिसपे गवर्नमेंट बढ़ाना चाहती है वो बढ़ा सकती है। सिलेंडर का रेट कम करें और खाने पीने की चीज़ें सस्ती कर दें, बस यही होना चाहिए। और क्या मिडिल क्लास के आदमी को और क्या चाहिए? बस गरीब जनता को राहत मिलनी चाहिए। बस चीज़ें जितनी महंगी हैं इस हिसाब से ले लो, आटा ले लो, चीनी ले लो, चावल लो, सब चीज़ महंगा है। सस्ता कुछ भी नहीं है, सब चीज़ महंगी है। पब्लिक को राहत मिलनी चाहिए। बस महंगाई कम होनी चाहिए। महंगाई इतनी हो रही है, आदमी पेट पालना भारी पड़ रहे हैं, काम धंधे कुछ है हो नहीं रहे कि महंगाई सबसे पहले तो कम होनी चाहिए। लोगों की सैलरियाँ बहुत कम है, इसमें थोड़ा सा होना चाहिए कि भी सैलरियाँ थोड़ी सी बढ़े, क्योंकि आज भी लोग 10,000 रुपये में 12,000 में काम कर रहे हैं। उनके लिए कुछ होना चाहिए। थोड़ा बहुत सस्ता होए सामान। हाँ, अपना घर बाहर चले बच्चे। वो तो पैसा तो बढ़ नहीं रहा है कि रोजी में कुछ मिल रहा है। पैसा उसी जगह पे, महंगाई आगे है। शिक्षा बच्चों को होना चाहिए, दवाई भी होनी चाहिए, रसोई की भी होनी चाहिए। भाई कमाई कम है। हाँ। बेरोजगारी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। तो यहाँ पे जॉब लेना बहुत ज़्यादा मुश्किल, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता जा रहा है। और जैसे बहुत सारे लोग पढ़ लिख कर भी अच्छी जॉब्स नहीं मिल पा रही हैं उन्हें, तो ये चाहते हैं कि जो भी जॉब्स वगैरह है वो ज़्यादा। आप कह रहे हैं कि बजट में नौकरियों का प्रावधान है? जी बिल्कुल। सभी क्षेत्र में राहत मिले, सबको राहत मिले। किस में बताइए? सभी क्षेत्र में, चाहे शिक्षा हो, दवाई हो, रोड हो, सब में राहत मिलना चाहिए। सफाई हो, सब में राहत मिलना चाहिए। बजट पैसा बजट सही। रसोई का बजट सही चल रहा है आपका? रसोई का महंगाई कहाँ चलने दे रही है? सही बजट महंगाई तो थोड़ा क्या चाहती है बजट में रसोई के लिए क्या हो जाए? थोड़ा महंगाई घटे, खाने पीने का सामान थोड़ा सस्ता हो। गैस सिलेंडर और अपने खाने पीने वाली चीज जो महंगी हो रही है सस्ती हो जाए। अच्छा। और यही अपना जो सुधार हो जाए, अपना गरीबों की पेंशन बन जाए। जो 60 साल वाले की रुकी हुई है। अच्छा। गंदा पानी आ रहा है, साफ हो जाए। राशन पानी सस्ता हो जाए। और क्या सस्ता होगा यहाँ पे? राशन सस्ता हो, तेल सस्ता हो। जनता बस यही चाहती है कि भाई उनके लिए तेल पानी सस्ता होना चाहिए। और वहीं देखिए बजट में शिक्षा और स्वास्थ्य को लेकर के जम्मू के लोग क्या कुछ चाहते हैं, ये भी जान लेते हैं। शिक्षा के ऊपर तो मैं यही चाहता हूं कि सरकार को इसकी तरफ ध्यान देना चाहिए, क्योंकि आजकल प्राइवेट स्कूलों में इतनी लूट खसूट पड़ गई है कि मतलब कि वो जो आम आदमी के लिए वो बहुत ही मुश्किल काम है कि वो बच्चों का फीस वगैरह जितनी मतलब प्राइवेट स्कूलों में 2-2 हज़ार 5-5 हज़ार रुपया फीस है, और उसके बाद पहले जो है इसकी एडमिशन करवानी हो 20-20 50 हज़ार रुपया ले रहे हैं। तो ये बड़ा मुश्किल काम है। 50% जो है वो आपका रोड और बिजली का टैक्स है। उसके साथ साथ पेट्रोल टैक्स 50% है। आपकी जो हर 100 किलोमीटर के ऊपर टैक्स है। हर 10 किलोमीटर के बाद आपसे टैक्स लिया जाता है। गाड़ी निकालने जाते हैं 30% टैक्स लिया जाता है।
तो आज आदमी पीस चुका है पूरी तरीके से। शिक्षा और स्वास्थ्य जो है ये हर व्यक्ति की ज़रूरत है, इसमें किसी पॉलिटिकल एंगल को देखने की ज़रूरत नहीं है। आम आदमी ये एक्सपेक्ट करता है कि इस महंगाई को देखते हुए जो नया बजट आ रहा है इसमें राहत के लिए कुछ ना कुछ गुंजाइश रखी होगी। शिक्षा इतनी महंगी हो चुकी है, जो प्राइवेट इंस्टीट्यूट खुले हुए हैं, गवर्नमेंट को कम से कम इनके ऊपर एक लगाम डालनी चाहिए, कंट्रोल करना चाहिए, ताकि कोई इसके जेन्युइन पैसे से जो भी शिक्षा लेना चाहता है वो ले ले। और वहीं यूपी के लोगों का क्या कुछ कहना है इस बार के बजट को लेकर के, क्या कुछ वो सोच रहे हैं, वो सुनते हैं। ई कॉमर्स कंपनियों से प्रतिस्पर्धा करने के लिए देश में ई कॉमर्स की पॉलिसी होनी चाहिए, देश में रिटेल ट्रेड की पॉलिसी होनी चाहिए। आम व्यापारी होने के नाते मैं इतना केवल कहना चाहता हूं कि बजट सरल, उदार और समझ में आने वाला होना चाहिए। तो शिक्षा और स्वास्थ्य दो चीज़ तो सीधे सीधे प्रभावित करती हैं। दूसरा चीज़, जब हम छोटे व्यापारी हैं, अगर हमारी स्लैब आप बढ़ा देंगे तो हमारी कस्टमर मार्केट में ज़्यादा आएगा, इनफ्लो होगा पैसे का। जब पैसे होगा तो हमारा व्यापार अच्छा चलेगा, जब व्यापार अच्छा चलेगा तो हमारा परिवार अच्छे से पलेगा। ये शिक्षा और स्वास्थ्य ये सभी के लिए बहुत ज़रूरी है। जो 140 करोड़ जनता है हमारी, सबके लिए ज़रूरी, चाहे अमीर हो, गरीब हो, कोई भी हो। लेकिन गरीबों के साथ में दिक्कत में है कि उनका सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, तो सरकार को कम से कम इतना तो करना चाहिए कि शिक्षा और स्वास्थ्य ये पूरी तरह से फ्री करना चाहिए। और ये जो अनाज जो बांट रहे हैं, जो इस तरह का ये कल्चर डेवलप हो गया है, ये बहुत भयानक है। जो ऑनलाइन है वो टोटल बंद हो जाना चाहिए। इससे जो छोटा दुकानदार है, अब घर में बैठे हैं, आपने कोई भी ऑर्डर किया, फटाक से आपके घर तक आ गया। लेकिन जो छोटा दुकानदार है वो पूंजी लगा के, पैसा लगा के बैठा कि 4 लोग आएंगे, लेकिन 4 लोग नहीं आते हैं। चाहे वो आप हो चाहे हम हो, कहीं ना कहीं ऑनलाइन को थोड़ा बहुत यूज़ करते हैं। अगर ऑनलाइन इस देश से ख़त्म हो जाएगा तो जो व्यापारी है वो थोड़ा उभरेगा। और जैसा कि आप सुबह से ही अपना टेलीविजन स्क्रीन देख रहे होंगे और समाचार आपने भी जब देखा होगा, तो आज आर्थिक सर्वेक्षण जो है वो भी पेश किया गया। उससे पहले राष्ट्रपति ने जो है वो भाषण भी दिया था, तो संबोधित किया था दोनों सदनों को, और उसको लेकर के क्या कुछ अर्थव्यवस्था एक लब्बो-लुबा उसकी जानकारी मिल जाती है, और साथ ही आने वाले वक्त में बजट कैसा होगा इसको आर्थिक सर्वेक्षण के जरिए जो है थोड़ा बहुत समझा जा सकता है। चलिए इसी पर हम चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। आकाश जिंदल जी हमारे साथ अर्थशास्त्री हैं, वो जुड़ चुके हैं, तो वही प्रोफेसर हरिशंकर श्याम जी हैं, शिक्षाविद है, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप दोनों का ही बहुत बहुत स्वागत है हमारी इस चर्चा में। सबसे पहले आकाश जिंदल जी, आपका हम रुख करेंगे। और जो मैंने अभी बात भी कही कि देखिए आर्थिक सर्वेक्षण जब वित्त मंत्री की तरफ से आज पेश किया गया, वो जो सर्वे बताया जाता है कि किस तरह से 24 और 25 जो वक्त रहा, और आने वाले वक्त के लिए भी बताते हैं कि किस तरह की जीडीपी ग्रोथ रहेगी, क्या अनुमान लगाया जा रहा है, तो लब्बो-लुबाब स्थिति समझ जाते हैं हम कि बजट किस तरह का होने वाला है। आप इसको देखते हैं किस तरह से, बजट कैसा रहेगा, इससे आप क्या समझ पा रहे हैं? बहुत अच्छी आपने बात कही है कि इकोनॉमिक सर्वे क्या है, एक तरह से बेस सेट कर देता है, हमें बता देता है कि हम कहाँ खड़े हैं। इकोनॉमिक सर्वे दर्शकों को पहले आम भाषा में समझा दूं होता क्या है। वो लेखा जोखा होता है देश की इकोनॉमी का कि पिछला एक साल हमारा क्या रहा, क्या हमें दिक्कतें रही, क्या हमारी स्ट्रेंथ रही, और आने वाले साल में व्हाट आर वी एनविसेजिंग, व्हाट आर गोइंग टू बी आवर अपॉर्चुनिटीज, व्हाट वुड बी द थ्रेट्स, हाउ डू वी वांट टू परस्यू नेक्स्ट ईयर। तो कहीं ना कहीं उसके बेस पे बजट बनता है। इसमें कई चीजें हमारे सामने हैं। ग्लोबल इकोनॉमी में स्लो डाउन चल रहा है, और ग्लोबल स्लो डाउन का इम्पैक्ट कुछ ना कुछ हिंदुस्तान में भी देखने को मिल रहा है और मिलेगा, ये चीज क्लियर है। उसके अलावा ग्लोबल जियोपॉलिटिकल सिचुएशन अच्छी नहीं रही है, रशिया यूक्रेन वॉर रही है, मिडिल ईस्ट में टेंशन रही है, और कुछ टेंशन भी रही है, उसका इम्पैक्ट भी इकोनॉमी पे है। लेकिन जो दर्शक जानना चाहते होंगे वो ये जानना चाहते होंगे कि उनके लिए बजट में क्या होने की संभावना है। तो मेरी ऑर्गेनाइजेशन आकाशजिंदल.in का मानना है, सबसे पहले तो इनकम टैक्स एग्जम्पशन जो लोग जानना चाहते होंगे, मेरे हिसाब से 2 लाख रुपए की एडिशनल एग्जम्पशन और मिलने की संभावना है। एग्जम्पशन लिमिट 2 लाख तक बढ़ने की संभावना है। आम भाषा में उसे स्लैब कह दिया जाता है, हालांकि स्लैब सही शब्द नहीं है। दूसरा, महंगाई की हमने बात देखी, ज्यादातर जो आपने देखी बाइट सभी चलाई, जो हमारे दोस्त थे वो बता रहे थे कि महंगाई से परेशान है, हमारी बहनें गृहणियां भी कह रही थी महंगाई से परेशान है। मेरी ऑर्गेनाइजेशन आकाशजिंदल.in की एक्सपेक्टेशन है कि पेट्रोल और डीजल की प्राइसेस में 5 रुपए तक की कटौती की जाएगी। पेट्रोल और डीजल में 2 तरह के टैक्सेस होते हैं, एक सेंट्रल गवर्नमेंट जो चार्ज करती है सेंट्रल एक्साइज, दूसरा स्टेट जो वैट चार्ज करती है। मेरा अनुमान ये है कि ये सेंट्रल एक्साइज में 5 रुपए की कटौती की जाएगी ताकि आम आदमी को महंगाई से रिलीफ दी जाए।
हमारी बहनें आपने देखा कह रही थी खाने पीने का सामान महंगा हो रहा है, रसोई गैस महंगी हो रही है, कैसे हम किचन चलाएं। तो जैसे ही डीजल प्राइसेस कम होती हैं तो खाने पीने का तमाम सामान डीजल के ऊपर ट्रैवल करता है, दूध हो, सब्जियां हो, दालों हो, उनके दाम कम हो सकते हैं। साथ ही पेट्रोल हम सब जानते हैं, सबके पास 4 व्हीलर्स हैं, 4 व्हीलर नहीं तो सबके पास 2 व्हीलर तो ही है, तो अपनी ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट कम होती है। उसके अलावा जो है स्टैंडर्ड डिडक्शन, स्टैंडर्ड डिडक्शन एक ऐसी चीज है हर व्यक्ति जो जॉब करता है उसे प्रिय है। स्टैंडर्ड डिडक्शन इनकम टैक्स में 50,000 और एडिशनल एग्जम्पशन मिलने की संभावना है, और महिलाओं के लिए उनको मोटिवेट करने के लिए, उनको प्रमोट करने के लिए 25,000 की उसके अलावा स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलने की संभावना है। उसके अलावा बात है, यानी आकाश जी जो आप कह रहे हैं एक बहुत बड़े तोहफे के तौर पर है, क्योंकि देखिए आप यहाँ पर कह रहे हैं 2 लाख तक एग्जेम्पशन जो है वो टैक्स में, इसके साथ पेट्रोल डीजल में 5 रुपए, तो आप बहुत बड़े तोहफे का, क्योंकि देखिए कितने सालों से अगर हम देखें तो स्लैब में चेंजेस नहीं, वैसे आपने कहा कि स्लैब जो है वो करेक्ट वर्ड नहीं है, लेकिन लोग इस भाषा को जो है वो समझ पाते हैं, इसलिए मैं ये शब्द जो है इस्तेमाल कर रही हूँ, अन्यथा आप जो भी आप इस्तेमाल करते हैं टेक्निकल वर्ड वो जरूर करिएगा। एग्जेम्पशन लिमिट, तो इसको लेकर के देखिए इतने सालों से स्लैब में कोई चेंजेस नहीं हुए हैं, पेट्रोल डीजल के दाम जो है आसमान छू रहे हैं, महंगाई इसी से ज्यादा बढ़ रही है, तो आप तो तोहफा देते हुए दिख रहे हैं। जी हाँ, मेरे हिसाब से तोहफे दिए जाएंगे क्योंकि मिडिल क्लास तोहफा डिजर्व करती है, और देश की सिचुएशन भी पहले के मुकाबले बेटर है। बहुत ज्यादा तोहफे नहीं होंगे, कुछ ना कुछ तोहफे होंगे। मैं आपको देसी भाषा का इस्तेमाल करूंगा, टेक्निकल भाषा छोड़ के। इस बार इस बजट में सबको लड्डू पेड़े रेवड़ियों की एक्सपेक्टेशन और उम्मीद होनी भी चाहिए, लोगों का उम्मीद रखना हक है, लेकिन सरकार के पास बहुत ज्यादा लड्डू पेड़े रेवड़ियां नहीं है, तो होगा क्या, एक बड़े लड्डू के छोटे छोटे टुकड़े सबको दिए जाएंगे, सबका देसी भाषा में कहूँ मुंह मीठा कराने की कोशिश की जाएगी, सबको खुश करने की कोशिश की जाएगी। जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, किसान भाइयों के लिए किसान क्रेडिट कार्ड में 2 लाख के एडिशनल लोन आने की संभावना है, उनके लिए क्रेडिट कार्ड में इंटरेस्ट सबवेंशन और बढ़ने की संभावना है, साथ ही साथ उनके लिए किसान सम्मान निधि में 50% ग्रोथ होने की संभावना है। हाउसिंग फॉर एवरीवन, हाउसिंग फाइनेंस आप हम चाहते हैं, लोग ज्यादातर EMI पे घर खरीदते हैं, तो उसके अंदर जो इंटरेस्ट कंपोनेंट है वो ज्यादा बड़ा होता है, तो वहां एक सेक्शन 24 भी आता है इनकम टैक्स का, उसमें 2 लाख की मोटी मोटी एग्जम्पशन है, वहां 1 लाख और बढ़ने की संभावना है, ताकि सब लोग अपना घर खरीद सकें। और दूसरा इन्फ्लेशन कंट्रोल, इन्फ्लेशन इस बार एक्सपेक्टेड ये है कि 4% के आसपास रहेगी, यानी पहले से कम रहने की उम्मीद है। और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, आज देश में बहुत से युवा इंजीनियर्स हैं, MBAs हैं, जिनको उस तरह की एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल पाती। देश में 2 तरह की अनएम्प्लॉयमेंट है, एक तो वो जो पढ़ाई लिखाई करके बैठे हुए हैं, नौकरी नहीं मिलती, दूसरी है अंडर एम्प्लॉयमेंट, वो व्यक्ति जिसका टैलेंट और क्वालिफिकेशन डिजर्व करती है लाख रुपए महीने की तनख्वाह, लेकिन उसको लाख रुपए की मिल नहीं रही, तो अनएम्प्लॉयड तो रहना नहीं है, लेकिन तो 30-32 हजार की नौकरी कर रहा है, तो उनको भी जो है सूटेबल एम्प्लॉयमेंट मिले। तो एम्प्लॉयमेंट के लिए जो है काफी काम होने की संभावना है। ओवरऑल मेरे हिसाब से कॉम्प्रिहेंसिव बजट आएगा। निर्मला सीतारमण जी एक टैलेंटेड फाइनेंस मिनिस्टर हैं, वो बड़ा अच्छा बैलेंस बनाती है बजट में, वही चीज हमें एक्सपेक्टेड है इस बार। ठीक है, ठीक है, आपके पास आएंगे प्रोफेसर हरीश साहब जी, और आपसे हम सर समझना चाहेंगे इस चीज को, क्योंकि शिक्षा के क्षेत्र में जो है हमने देखा है बजट हमेशा से बढ़ा है, लेकिन उस स्तर पर नहीं मिल पाया कभी भी शिक्षा को जिस स्तर पर लोगों को चाहिए। तो एज ए शिक्षाविद आप कैसे देख रहे हैं इस बजट से, क्या उम्मीदें हैं, किस तरह से आपको जो है बजट में ज्यादा बढ़ोतरी चाहिए, या बजट में जो खासतौर से योजनाएं लेकर के आते हैं उस योजनाओं के इम्प्लीमेंटेशन पर आपको थोड़ा सा यह है कि उसके इम्प्लीमेंटेशन सही से हो जाए? अगर आप देखिए बजट में ग्रोथ तो जरूर होगी भाई, जो हम इन्होंने बनाना है, इन्होंने अमाउंट जरूर बढ़ाना है, बट इसमें एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। आप देखिए, अगर हम बेसिक शिक्षा की बातें करें, गवर्नमेंट जरूर बजट बढ़ा रही है, बट वहां एक जो सबसे बड़ी कमी है वो टीचर्स की ट्रेनिंग की है जी। तो गवर्नमेंट को उसमें तो एक उसके इंफ्रास्ट्रक्चर को तैयार करने में और उनकी प्रॉपर ट्रेनिंग डिलीवरी में उनको एक सब्सटैंशियल बजट लाना होगा, जिसमें उनको ICT का प्रयोग ज्यादा से ज्यादा करना होगा। अब हम हायर एजुकेशन की ओर आते हैं, जो बड़ा चिंता का विषय है। हायर एजुकेशन में जो लोन मिलती है, आप देखें पैन इंडिया जो स्लैब बनाया हुआ गवर्नमेंट ने 4 लाख का बनाया हुआ, 4 लाख का, और अगर आप मैक्सिमम कोर्सेज देखें तो फीस अब हायर साइड पे है, क्योंकि भाई आप देखें हर कोई चाहता है कि अच्छी एजुकेशन ले, अगर वो प्राइवेट की ओर जाए चाहे जहां भी जाए, तो स्लैब तो गवर्नमेंट को बढ़ाना चाहिए। 4 लाख से उसे कम 7 लाख या 8 लाख के स्लैब पे लाना चाहिए, अदरवाइज गरीब का बच्चा नहीं पढ़ पाएगा। जो पुअर मैन है, अगर वो लोन से माध्यम से पढ़ाई कर रहा है, तो इस 4 लाख के स्लैब को बढ़ाना बहुत जरूरी है शिक्षा में।
लेकिन और जो सर पीएम विद्या लक्ष्मी योजना जो है उसमें तो 10 लाख तक का एक लिमिट जो है वो है, लेकिन आप मेजोरिटी देखें, जो स्लैब है मेजोरिटी में आपको 4 लाख ही मिल रही है। अगर आप बहुत सारे सरकारों की भी स्कीम देखें तो 4 लाख तक ही सीमित है वो, जिसको बढ़ाना बहुत जरूरी है, क्योंकि गवर्नमेंट सिर्फ एक लिमिटेड स्कोप पे नहीं कर सकती, आपको सारे बच्चों के लिए सोचना होगा। और इससे आप देखेंगे कि एजुकेशन का स्तर काफी बढ़ेगा। और मैंने कहा जहां एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, इनको टीचर्स ट्रेनिंग पे बहुत ही विशेष ध्यान देना होगा, क्योंकि अब समय आ चुका है कि हमारा कंपैरिजन सिंगापुर, हांगकांग, बड़े बड़े देशों से हम कर रहे हैं, यूएस की एजुकेशन से कर रहे हैं। इन सब से हम तभी compete कर पाएंगे जब हम प्रॉपर ट्रेनिंग का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएं और इन टीचरों को प्रॉपर ट्रेन करें, बाकायदा आप नर्सरी से लेके हायर एजुकेशन तक प्रॉपर ट्रेनिंग करें। और इसके साथ ही मैं चाहता हूं कि शिक्षा पे, रिसर्च पे जरूर बजट बढ़ाएंगे और बहुत सारी रिसर्च करने की जरूरत है। ये बहुत अच्छी बात आपने ये जो टर्म यूज किया है, शिक्षा के जो उसके रिसर्च जो होता है उसके ऊपर जो है बजट रखा जाए इस चीज को। और साथ ही ये भी समझना चाहिए कि फ्रंटियर टेक्नोलॉजी को भी आगे बढ़ाने के लिए, क्योंकि हमने लास्ट वाले इसमें देखा था कि कुछ उन्होंने बजट जो है इसको लेकर के रखा था ताकि एआई को या अन्य जो भी आते हैं फ्रंटियर टेक्नोलॉजी में, उसमें और क्या क्या होना चाहिए सर? आप ये देखिए, अभी अमेरिका में देखिए आप, वो कितना $बिलियन खर्च कर रहे हैं एआई के ऊपर। अगर जिस हिसाब से वो खर्च कर रहे हैं तो आप देखेंगे 50, 60 साल, 70 साल आगे चले जाएंगे। एब्सोल्युटली। और आज का जो युग है, जो आज का जो बच्चा जन्म ले रहा है, वो तो एआई युग में जन्म ले रहा है। और अगर कल को हमें compete करना है इन सारे बड़े देशों से, तो हमें एआई के ऊपर काफी मोटा बजट खर्च करना होगा। एआई अब हमारी शिक्षा की एक नीड हो गई है। अब हमें एक डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन की ओर बढ़ना है, जिसमें एआई एक बहुत बड़ा मददगार होगा। तो मैं पूरी उम्मीद करता हूं कि जो हमारी एफएम है, फाइनेंस मिनिस्टर है, पूरी उम्मीद करता हूं कि एआई पे एक सब्सटैंशियल वो बजट देंगी, क्योंकि ये एआई क्या है, हमारे लिए गेम चेंजर होगा। क्योंकि अब ये देखिए, हमारा कंपटीशन बड़े देशों के साथ है। अब इंडिया कोई छोटा देश नहीं रह गया है। अगर 2047 को लेकर के चल रहे हैं, जिसका जिक्र आकाश जिंदल जी आज प्रधानमंत्री ने भी किया, और उन्होंने कहा है कि देखिए एक इसी जो सपना है उसको लेकर के चल रहे हैं और उसी दिशा में ये बजट भी जो है वो आगे जाएगा। लेकिन बहुत बड़ा सवाल है, बहुत जल्दी से मैं आपसे जानना चाहूंगी, 6.3 और 6.8 के करीब जो है पॉसिबिलिटी इस बार जीडीपी ग्रोथ की जताई गई है, जबकि अगर आपको 2047 के लक्ष्य को प्राप्त करना है तो आपको एटलीस्ट 8 से 8.5 का जीडीपी ग्रोथ चाहिए, और कंजम्पशन जो है वो कहीं ना कहीं आपको ज्यादा चाहिए, बट ऐसा हो नहीं रहा है। ये बहुत अच्छा आपने सवाल पूछा। इसमें क्या है, ग्लोबल इकोनॉमी को हमें देखना पड़ेगा। ग्लोबल इकोनॉमी इस टाइम बहुत मेजर स्लोडाउन का शिकार है जी। यूएस दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी, दुनिया की जो रोल मॉडल इकोनॉमी बात कही जाती है, रशिया यूक्रेन वॉर स्टार्ट होने के बाद 2 क्वार्टर्स नेगेटिव जीडीपी ग्रोथ की है। ब्रिटेन ने अभी सितंबर और अक्टूबर 2024 में 2 क्वार्टर्स में नेगेटिव जीडीपी ग्रोथ दी है। चाइना इन्फ्लेशन का शिकार है क्योंकि जियोपॉलिटिकल हालात अच्छे नहीं चल रहे। हमने देखा रशिया यूक्रेन वॉर अभी तक खत्म नहीं हो रही, तो क्योंकि दुनिया की सभी इकोनॉमीज कनेक्टेड है तो उसका नेगेटिव इम्पैक्ट आ रहा है। मिडिल ईस्ट की वॉर ने ग्लोबल इकोनॉमी को नुकसान दिया। चाइना और ताइपाई के रिलेशनशिप वो भी खराब चल रहे हैं। तो कहने का मतलब है कि ओवरऑल ग्लोबल स्लोडाउन में 8 साढ़े 8% अचीव करना उतना प्रैक्टिकेबल नहीं है। सिंपल कहूं, क्रिकेट मैच हम सब देखते हैं, जब पिच खराब होती है तो डबल सेंचुरी बनाना बहुत मुश्किल होता है, तब 70 रन भी जो बैट्समैन बना लेता है उसे अच्छा माना जाता है। तो फिर सर महंगाई को कंट्रोल करने का कैसे आज के आर्थिक सर्वेक्षण में जो है वो दावा वित्त मंत्री की तरफ से किया गया? अगर आप ये जो जीडीपी ग्रोथ है उसको इतना नहीं बढ़ा सकेंगे तब तो फिर मुश्किल है महंगाई पे भी कंट्रोल कर पाना। ये महंगाई कंट्रोल करने के लिए जैसे मैंने बताया, मेरी ऑर्गेनाइजेशन akashjindal.in की प्रेडिक्शन है कि पेट्रोल और डीजल पे टैक्सेस कम किए जाएंगे। अगर वो कम किए जाते हैं तो इमीडिएटली महंगाई, क्योंकि महंगाई हिंदुस्तान में मेन है खाने पीने के सामान की जी। आम आदमी जो मेरे गरीब भाई बहन है उनको देखना है कि हमारी थाली में रोटी और सब्जी और दाल है कि नहीं। अगर डीजल सस्ता हो जाता है तो जितने भी हमारे ईटेबल्स हैं, वेदर इट्स मिल्क, वेदर इट्स वेजिटेबल्स, वेदर इट्स पल्सेस, दे ट्रैवल ऑन डीजल, तो माल ढुलाई ट्रांसपोर्टेशन सस्ती होते ही वो कम हो जाएंगे। पेट्रोल कम होता है तो सब लोग गाड़ियां यूज करते हैं, कुछ लोग जिनके पास गाड़ियां नहीं है 2 व्हीलर्स यूज करते हैं, तो वहां महंगाई जो है ड्रॉप होने की जो है संभावना है। साथ ही साथ मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर बहुत फोकस रखा जाएगा। जब मैन्युफैक्चरिंग पे फोकस रखा जाएगा तो प्रोडक्शन ज्यादा होगी, प्रोडक्शन ज्यादा होगी तो जाहिर सी बात है चीजों की सप्लाई बढ़ेगी, वो भी महंगाई को कम करेगी। आज आपको बताऊं, हमारी फाइनेंस मिनिस्टर साहिबा बहुत टैलेंटेड है, बट उनके लिए इजी टास्क नहीं है। ग्लोबल स्लोडाउन एक तरफ देखना है, दूसरी तरफ लोगों को रोजगार भी देखना है, महंगाई भी कम करनी है, तो उन्हें एक बड़े कुशल बाजीगर की तरह एक बड़ा अच्छा बैलेंसिंग एक्ट करना है
जैसे बाजीगर होता है ना, टाइट रोप वॉक करता है, दोनों तरफ बैलेंस बना के चलता है। तो ग्लोबल इकोनॉमी को भी देखना है, जियोपॉलिटिकल सिचुएशन को देखना है। एक और चीज बताऊं, डोनाल्ड ट्रंप साहब जब से आए हैं, जो लोग समझते हैं अमेरिका और ग्लोबल इकोनॉमी को जानते हैं, टैरिफ वॉर शुरू होने की संभावना है, पॉसिबिलिटी है कि वो और मुल्कों के अगेंस्ट टैरिफ लगाएंगे। ये बहुत बड़ा चैलेंज होने वाला है आने वाले टाइम में। एब्सोल्युटली सर, तो उसको भी देखना है जी। तो वो ग्लोबल इकोनॉमी को और नीचे खींच सकता है। तो कहीं ना कहीं जैसे मैं कहता हूं कि कुशल बैट्समैन को जब पिच खराब होती है तो विकेट भी बनानी है और 70 रन भी बनाने हैं, क्योंकि उसमें वो 70 रन भी बना लेगा तो टैलेंटेड माना जाएगा। डबल सेंचुरी वाले तो सर्कमस्टांसेस ही नहीं है, उस तरह की पिच है ही नहीं है। तो कहीं ना कहीं विकेट भी बचानी है और साथ ही साथ 70-80 रन भी बनाने हैं, ताकि टीम का स्कोर एटलीस्ट वनडे में 200 से ऊपर तो हो जाए। तो वो वाला जो है, नहीं, आपने बहुत अच्छा कनेक्ट कर दिया क्रिकेट को बजट से, और मुझे लग रहा है जो बजट को नहीं समझ पा रहे, क्रिकेट के अंदाज में जो है सारी चीजें समझ सकते हैं, क्योंकि क्रिकेट के फैन तो मुझे लग रहा है पूरे देश में है। बहुत बहुत शुक्रिया आकाश जिंदल जी हमारे साथ यहाँ जुड़ने के लिए, और वहीं हरिशंकर श्याम जी आपका भी हमारे साथ यहाँ पर जुड़ने के लिए और ये तमाम बातचीत करने के लिए। लेकिन कल का पिटारा खुलेगा तो क्या कुछ निकलेगा, ये देखने वाली बात होगी। इसी के साथ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।